We will record this particular lecture and we will upload it to the YouTube channel. Later on, students can see, okay, if they are not joining. पीपीटी दिख रही है ना आप लोगों को? सारा आप ही दे दो रिप्लाई ना, पीपीटी दिख रही है आप? यस सर, दिख रही है। Today we will discuss, we will have a quick revision of the processes because there are some doubts in the class. ठीक है? Already some of the portions have been covered in the lecture. What is a process? Process is basically a program in execution. It is basically a program in execution. Just a second. Huh? Okay. So process is basically a program in execution. So what is process scheduling? In the operating system, we have two forms of process. First one is independent process. Second one is dependent process. Independent process are those process which are not influenced by or get influenced by some other process inside the operating system. जितने भी तरह की process है that we are actually discussing with in the form of multi-programming environment, because here we have multiple program. We have program 1 or process 1, program 2. Process we say in runtime. Process किसे कह रहे हैं हम? रन टाइम पे एग्जीक्यूट करने के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस एंड आईपीसी। व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? कोऑपरेटिंग प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस कौन सी होती है? जो एक प्रोसेस किसी न किसी फॉर्म में दूसरे प्रोसेस से रिलेटेड होती है, या उसका आउटपुट या इनपुट किसी दूसरे प्रोसेस का आउटपुट या इनपुट हो। ठीक है, दैट आर प्रोसेस नोन एज कोऑपरेटिंग प्रोसेस। So objectives we will discuss. ठीक है, operating system executes a variety of jobs. Batch system, where the operating system was not there. Time sharing system. Process is basically a program in execution. Process execution must be in sequential fashion. ठीक है, the most important process control block आप लोगों को इसमें देखना है। Process control block is प्रोसेस का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इनसाइड द मेमोरी। मेमोरी में प्रोसेस कैसे रिप्रेजेंट होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोसेस के बहुत सारे सेक्शन होते हैं। एक तो टेक्स्ट सेक्शन होता है, एक प्रोग्राम काउंटर। ओके, सेक्शन बाद में होगा, चलो सेक्शन बाद में देखेंगे। ठीक है, पार्ट्स जो है प्रोसेस के बहुत सारे हैं। प्रोग्राम कोड, टेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, जनरली प्रोसेस के 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से? सॉरी, 4 सेक्शन होते हैं प्रोसेस के। कौन कौन से? एनीवन कैन आंसर? सेक्शंस, व्हाट आर द सेक्शन ऑफ प्रोसेस? एक तो एंट्री सेक्शन होता है जहाँ पे प्रोसेस क्या करती है, एंट्री करती है एग्जीक्यूशन के लिए। एक कौन सा होता है? क्रिटिकल सेक्शन। व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन ऑफ अ प्रोसेस? नेक्स्ट इज क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? बताओ, कोई भी बताओ। एनीवन कैन आंसर? मेक इट इंटरेक्टिव ना, अदरवाइज मैं बोल दूंगा कुछ भी, फिर आप बोलोगे कि मुझे डाउट है अभी में ना। जिसको डाउट है वो बता सकता है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन इज बेसिकली क्या होता है? बताइए, कोई भी बताइए। सर आप ही बता दो, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? सर क्या बताना है? क्रिटिकल सेक्शन सर मेरे को ही बता सर क्या होता है। वेरी गुड। Critical section is that section of the program or the code where the common variables, common thing are exchanged between the process. ठीक है, तो पहला कौन सा है? एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन में क्या करती है? प्रोसेस एंटर करती है एग्जीक्यूशन करने में। प्रोसेस को आप रेडी क्यू में डालते हो एग्जीक्यूट करवाने के लिए।
ठीक है। सेकंड सेक्शन इज द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है कोड का जहाँ पे कॉमन वेरिएबल या कॉमन थिंग्स आपस में शेयर कर रही हो, जहाँ पे एग्जीक्यूशन आपका हो रहा है बेसिकली। नेक्स्ट इज एग्जिट सेशन। एग्जिट सेशन आता है जब क्रिटिकल सेक्शन से प्रोसेस एग्जिट कर जाती है। और नेक्स्ट हो जाता है रिमाइंडर सेक्शन। द अदर पार्ट ऑफ कोड इज द रिमाइंडर सेक्शन। रिमाइंडर सेक्शन में लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह, लाइब्रेरी कमांड्स वगैरह, जितनी भी कमांड्स है आपके, वो आपकी किस में आएगी, लाइब्रेरी रिमाइंडर सेक्शन में आएंगी। ठीक है। किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना अभी, है ना, बार बार रिपीट नहीं कर सकता मैं एक ही चीज, वैसे क्लास में भी डिस्कस किया है। ठीक है। इफ एनी पर्सन हैज डाउट ही कैन आस्क। ठीक है। सो प्रोग्राम इज बेसिकली अ पैसिव एंटिटी। दैट मीन्स प्रोग्राम आपने बना के रख दिया, ठीक है, उसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब वो प्रोसेस, तब उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है। How the process is represented in the memory? It is represented in the form of stack. This is in the form of the text, data heap, other data structure are actually stored inside the memory. This is the representation of memory from 0 to max. Max is the size of the memory that we have actually taken. Okay. Process states are 5. New process has been created. New state represents the process is actually been created. Running means instruction are being executed. Instructions are in the execution phase. Next is the waiting. Waiting state actually tells you that the process is waiting for some sort of event to occur. इवेंट कौन से हो सकता है आपका, इनपुट आउटपुट हो सकता है, कोई इंटरप्ट हो सकता है। ठीक है। तो प्रोसेस क्या करेगी, वेटिंग स्टेट पे जाएगी। इन सारी स्टेट्स की जरूरत क्यों है हमें? Why do we need these all states? Why do the process has these all states? Because in today's world we are dealing with multi-processing kind of environment where multiple process come at the same time for execution. एक ही टाइम पे बहुत सारी प्रोसेस क्या आपके पास एग्जीक्यूट होने के लिए आएंगी। तो क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको दो आइडियोलॉजी पे फोकस करना है। ठीक है। एक, सारी प्रोसेस आपकी टाइम पे फिनिश होनी चाहिए। दूसरा, आपका सीपीयू जो है वो कभी भी आइडल नहीं होना चाहिए। सीपीयू शुड नॉट बी आइडल एट द सेम टाइम। तो इफ अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम फॉर्म ऑफ इनपुट आउटपुट, आपने कोई प्रोसेस बनाई, वो एग्जीक्यूशन के लिए भेज दी, P1 प्रोसेस। अब उसको कोई इनपुट चाहिए यूजर से, यूजर से इनपुट चाहिए। तो यूजर से इनपुट कब चाहिए होगा, जब P1 प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट कर रही है, आपके सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूशन कर रही है। ठीक है। तो अब क्या है, अब देखो जो वो प्रोसेस है P1, वो क्या है, किसी यूजर के इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही है। तो करेंटली कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट के लिए नहीं जा रही है, लेकिन आपने सीपीयू एलोकेट किसको कर रखा है, P1 प्रोसेस को कर रखा है। तो आप क्या करोगे, करेंटली थोड़े टाइम के लिए इस P1 प्रोसेस को क्या करो, आप वेटिंग स्टेट पे भेज दो। इस P1 प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में भेज दो तब तक जब तक इसको इसका इनपुट आउटपुट यूजर से नहीं मिल जाता। ठीक है। और जो P2 प्रोसेस है उसको आप एग्जीक्यूशन के लिए भेज दो। इससे क्या होगा, सीपीयू परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज पढ़े होंगे आपने, थ्रूपुट पढ़ा होगा उसमें, है ना। थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे नेटवर्क में होता है ना, नेटवर्क परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, थ्रूपुट, डिले, लेटेंसी। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हैं आपके पास, थ्रूपुट, डिले, लेटेंसी वगैरह। तो इसमें क्या होगा, अगर आप बिना समय गवाए किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में भेज देंगे, तो that process will be in execution. Also your throughput will be increased and your CPU will not sit idle at the same time. समझ में आ गया आप लोगों को? Anyone can answer? यस सर, यस सर। है ना। Yes, sir. ठीक। टर्मिनेटेड स्टेट कहाँ पे आएगी, टर्मिनेटेड स्टेट तब आएगी जब आपके रेडी, रेडी स्टेट हमने डिस्कस किया। रेडी स्टेट मींस द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर असाइन टू द प्रोसेसर। इस थोड़ा सा डिफरेंस है न्यू स्टेट में और रेडी स्टेट में। न्यू स्टेट मतलब जब प्रोसेस क्रिएट हो रही है, वो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं गई, वो सिर्फ क्रिएट हुई। रेडी मींस न्यू और रेडी में, न्यू में देखो आप प्रोसेस को क्रिएट, प्रोग्राम को आपने
क्रिएट कर दिया, ठीक है, बट उसको सम फॉर्म ऑफ रिसोर्स चाहिए। जब आपने प्रोसेस को क्रिएट किया, उसको क्या गया, सम फॉर्म ऑफ रिसोर्स चाहिए आपको, मेमोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो रिसोर्स उसको मिल जाएगा, दैट मीन्स नाउ द प्रोसेस विल बी इन द रेडी स्टेट, ठीक है। तो न्यू में सिर्फ क्रिएट होगी प्रोसेस, रेडी में क्या होगी, वो रेडी स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। तो न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड। एडमिटेड हियर टर्म्स टू, एडमिटेड का मतलब यही है यहाँ पे कि जब आपको उसकी प्रॉपरली जितनी रिक्वायरमेंट थी प्रोसेस की, वो आपकी फुलफिल हो गई, चाहे वो इनपुट आउटपुट थी या कोई भी फॉर्म थी, वो क्या होगी, एडमिटेड होगी, और फिर वो रेडी स्टेट पे आ गई एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। रेडी में जब उसको शेड्यूलर मिल जाएगा, 3 तरीके के शेड्यूलर हमने डिस्कस किए थे क्लास में, कौन से, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मिडिल टर्म शेड्यूलर, अभी आगे डिस्कस करेंगे उनको। शेड्यूल डिस्पैच का मतलब ये है कि जब रेडी स्टेट से उसको एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू साइकिल आपकी मिल गई, तो वो किस स्टेट में चलेगी, रनिंग स्टेट पे। रनिंग स्टेट पे अगर इंटरप्ट आएगा आपके पास, तो वो किस में चली आएगी, रेडी स्टेट पे। अगर उसके पास रनिंग स्टेट में कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आई या कोई भी चीज आई, तो वो क्या हो गया, वेटिंग स्टेट पे चलेगी। जब उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा, तो दोबारा ये एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगी, वेटिंग से दोबारा रनिंग में नहीं जाएगी, ये कहां पे जाएगी, वेटिंग से रेडी स्टेट में। बिकॉज when the process has been switched from running state to the waiting state, there is most likely possibility that a new process has been assigned from ready queue for execution, ठीक है। तो अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में थी आपके पास, उसका कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आई, तो वो वेटिंग स्टेट में चलेगी। लेकिन जब ये हुआ, तो उसके बीच में क्या हुआ, कोई नई प्रोसेस रेडी स्टेट से आपकी रनिंग स्टेट पे चली गई। तो अगर इसकी इनपुट आउटपुट फुलफिल हो जाती है, चाहे वो तुरंत हो जाए, तो वो रेडी में जाएगी, दोबारा एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? And after the processor finish the task from the running state, it will be in the exit state. That means it will be in the terminated condition. Okay, this is process control block. That process control block क्या होता है, representation of process inside the memory. So we have n number of parameters here: process state, process number, program counter, register, memory limit, list of open file. Process state means the process can be in any of these states, these 5 states: new, ready, running, waiting, terminated. So process states is denoted here. Process number, each process has been assigned a process ID, ठीक है। प्रोसेस आईडी हम लोग असाइन करते हैं जब प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस नंबर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। Registers are many from CPU register contain of processes registers, CPU scheduling information, priorities. These 2 parameters, CPU scheduling and memory management and accounting and input output. These 4 parameters are additionally supplied with the process. They are not the necessary part of process control block, but this all information can be supplied with the help of process control ब्लॉक, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? सीपीयू शेड्यूलिंग के आपके पास प्रायोरिटीज, शेड्यूलिंग क्यू पॉइंटर्स, आपके शेड्यूलिंग कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी कितना एलोकेट करना है, अकाउंटिंग मीन सीपीयू यूज, क्लॉक टाइम सिंस स्टार्ट, इनपुट आउटपुट क्या है आपके पास, इनपुट आउटपुट फाइल्स जितने भी एसोसिएटेड है आपके पास, ठीक है। मेमोरी लिमिट्स भी आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की फॉर्म में है। मेमोरी लिमिट्स में भी आपके पास क्या करते हैं, मेमोरी की कितना यूसेज हुआ है, कितना उसमें यूटिलाइज करना है आगे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? एनीवन कैन आंसर? यस सर। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल, किसी को डाउट है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में? एनी स्टूडेंट हैज डाउट इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? एनीवन कैन आंसर? ओके, now CPU switching. What is CPU switching? Switch means switching a process. तो स्विच कहाँ पे करेगी प्रोसेस, स्टेट पे आ जाता है,
एक प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे गई। कैसे गई? जब उसको शेड्यूलर डिस्पैच मिला, ठीक है, तो उसका क्या हुआ कि इनपुट आउटपुट का कोई कॉल हुआ और वो क्या है, वेटिंग स्टेट पे चली गई। जब वो वेटिंग स्टेट पे गई, दिस प्रोसेस, सपोज प्रोसेस P1 इज इन द रेडी क्यू, प्रोसेस P1 इज इन द रेडी क्यू, वो क्या गई, रनिंग स्टेट पे गई, ठीक है। फिर प्रोसेस P1 के पास क्या हुआ, एक इनपुट आउटपुट वेट आया, ठीक है, और वो क्या कर चली गई, वेटिंग स्टेट। लेकिन जब वो वेटिंग स्टेट पे गई तो प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट करने के लिए चलेगी कहां से, रेडी स्टेट से, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे। दिस इज कॉल्ड स्विचिंग। दैट मीन्स वी हैव करंटली होल्ड अ प्रोसेस एंड सेंड अ डिफरेंट प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सीपीयू स्विचिंग कैसे होती है, देखो जब प्रोसेस P0 थी, सपोज टू डिफरेंट प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग हियर, ठीक है। पीपीटी दिख रही है ना सबको? Yes, यस sir. सर। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो बीच में बोल देना है ना। प्रोसेस P0 क्या है, करंटली एग्जीक्यूटिंग फेज पे है यहां तक। हो सकता है कोई इसका इंटरप्ट आए, कोई सिस्टम कॉल आए, कोई इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट आ जाए, तो ये क्या हो गई, जो एग्जीक्यूट हुई है प्रोसेस यहां तक, वो क्या चलेगी, वेटिंग स्टेट पे चलेगी, ठीक है। अब वेटिंग स्टेट पे कैसे भेजेंगे आप प्रोसेस को, किसी को भी? देखो प्रोसेस जब वेटिंग स्टेट पे जाएगी तो कुछ कुछ पार्ट तो उसने रनिंग स्टेट पे कंप्लीट किया ना। यहाँ पे रनिंग से वेटिंग स्टेट पे जब प्रोसेस गई तो कुछ पार्ट हो सकता है उस प्रोसेस ने अपना कंप्लीट कर दिया हो, तो उसको आपको सेव करना पड़ेगा। जितना पार्ट उसने कंप्लीट किया है उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने, वो आपने कहाँ सेव किया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ जीरो, प्रोसेस जीरो, पीसीबी जीरो मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ प्रोसेस जीरो। ओके, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपने Yes, सेव sir. कर दिया पर्टिकुलर प्रोसेस को, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस जब आप एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे वहां पे, तो हो सकता है जो दूसरी प्रोसेस आप एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहे हैं, हो सकता है वो भी पहले से कुछ एग्जीक्यूट हो सकता है वो नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पहले से एग्जीक्यूट हो रखी हो। तो आप क्या करोगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक लोगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस P1 का और उसकी स्टेट को लोड करोगे, ठीक है, और फिर जाके वो प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी। क्लियर हो गया? प्रोसेस P1 की बात है यहाँ पे, प्रोसेस P1 वहां पे एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट, हो सकता है प्रोसेस P1 के पास दोबारा से इंटरप्ट या कोई वेटिंग सिस्टम कॉल एटसेट्रा कुछ आ जाए, तो वो क्या है, दोबारा से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को आपको सेव करना पड़ेगा उसको, और दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट के लिए भेजना पड़ेगा। दिस इज हाउ स्विचिंग टेक्स प्लेस। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। व्हाट आर थ्रेड्स? We have already studied in Java and all the programming language in the second year also. But threads are actually pieces of process. Threads are basically pieces of process. ठीक है? But they enhance, क्या करते हैं thread? What are the advantages of using a multi-threading environment in our operating system? Anyone can answer. How does the multi-threading helps? मल्टी-थ्रेडिंग के केस में आप क्या कर सकते हो, वी कैन एक्चुअली डिवाइड अ लार्ज प्रोसेस, a huge process into sub processes. Because if we execute a large process inside the system, it might be possibility that if our system will crash at some particular point, so क्या होगा, आपका जितना काम आपने किया है उस लार्ज प्रोसेस पे, that will actually become zero. It will become जीरो। आपने क्या किया, वो प्रोसेस को सेव नहीं हो पाया। लेकिन अगर उसी बड़े पार्ट को, उसी बड़े प्रोसेस को आप क्या, सिंपल सिंपल छोटे छोटे थ्रेड्स में तोड़ दो, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो, तो फिर क्या होगा, आप उन थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे तो अगर आपका एक थ्रेड खराब भी हो जाता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस, इफ द लार्ज प्रोसेस इज सेंट फॉर द execution. This is with respect to the safety aspect. Second aspect is processing. If a large program is you sent for execution, होता है ना कभी कभी आपके सिस्टम में कोई बड़ा प्रोग्राम आपने चला दिया, सिस्टम हैंगिंग स्टेट पे चला गया अगर आपने कोई दूसरा प्रोग्राम खोला। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पहले वाला जो प्रोग्राम था वो बहुत बड़ा था,
आपने उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास साइकिल नहीं मिल पा रही, सीपीयू उसको एलोकेट नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया, हॉल्टिंग स्टेट पे चले गए, आपका सिस्टम हैंग हो गया। थ्रेडिंग के केस में क्या, आप अगर उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे थ्रेड्स में तोड़ोगे तो आप क्या करोगे, एक एक करके उन छोटे छोटे थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू थ्रेडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग, पहले तो क्यूज देख लो आप, एक तो होता है जॉब क्यू, रेडी क्यू, ठीक है, डिवाइस क्यू। ठीक है, डिवाइस क्यू आपकी इनपुट आउटपुट के लिए होती है बेसिकली। डिवाइस क्यू में क्या होता है, आपके पास कोई भी डिवाइस है, कोई भी, जैसे रिसोर्सेज में हमने डिस्कस किया था, तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स किसी प्रोसेस को कोई पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए तो उसको डायरेक्टली नहीं मिल जाएगी डिवाइस के एक्सेस के लिए, उसके पास भी एक क्यू होगा जो सर्टेन प्रायोरिटीज में, सब सर्टेन ऑर्डर में सारी प्रोसेस की रिक्वेस्ट को होल्ड करके रखेगा। जब वो उसको मिल जाएगा, तो सपोज जैसे डिवाइस है, डिवाइस वन, ठीक है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस वन, प्रोसेस वन को डिवाइस वन चाहिए, और डिवाइस वन क्या है, किसी दूसरी प्रोसेस के पास है, तो डिवाइस ने क्या किया, आपका एक क्यू बना दिया, दिस यू कैन से एज रिक्वेस्ट क्यू, इसको आप क्या बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट क्यू। रिक्वेस्ट क्यू में क्या है, जैसे P1 की रिक्वेस्ट आ गई तो P1 इसने स्टोर कर दिया कि P1 की मेरे पास पहले रिक्वेस्ट आई, फिर P3 की आ सकती है तो P3 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर यहाँ पे P4 स्टोर हो जाएगा अगर P4 की रिक्वेस्ट आएगा। तो जब ये P2 इस डिवाइस का काम खत्म कर देगा, जब इसे फ्री कर देगा, दैट डिवाइस विल बी अवेलेबल टू प्रोसेस P1 इफ आई यूज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। Next, P3 can be granted access. In the next case, P4 can be granted access. Similar cases for the ready queue, similar cases for the job queue. ठीक है? So process scheduler is basically selecting the available process for next execution on CPU. ठीक है? This diagram. Okay. So this is the ready queue. देखो ready queue कहाँ पे है? जब प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। सीपीयू क्या है, आप साइकिल से कंपेयर कर लो इसको, रेडी दिखा रहा है, ये रेडी दिखा रहा है क्या, रेडी क्यू, दिस रेडी इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग रेडी क्यू। सीपीयू दिखा रहा है रनिंग स्टेट को, सीपीयू दिखा रहा है रनिंग स्टेट को, ठीक है। रेडी क्यू क्या है, रेडी स्टेट, प्रोसेस की रेडी क्यू। यहाँ पे भी अगेन आपके पास क्यू है, डिफरेंट डिफरेंट क्यूज है, जहाँ पे प्रोसेस क्या है, रिसाइड कर रही है एग्जीक्यूशन पे, P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर है आपके पास सीपीयू। अब देखो जब रेडी क्यू में प्रोसेस है तो क्या करेगा, एक शेड्यूलर क्या करेगा, आपको इस रेडी क्यू से प्रोसेस सेलेक्ट करके सीपीयू एलोकेट करेगा। ये जितनी भी स्टेट्स हैं आपके पास, ये किसकी हैं, वेटिंग की। ये किसकी स्टेट्स हैं, वेटिंग स्टेट, ठीक है। तो एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए गई, मतलब सीपीयू उसको एलोकेट हो गया, बीच में उसका कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ गया सपोज, तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए क्या कर दिया आपने, उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट में डाल दिया, इनपुट आउटपुट क्यू में। इनपुट आउटपुट में भी क्या होगा आपके पास, बहुत सारी प्रोसेस आपके इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका भी एक क्यू होगा आपके पास, जहाँ पे आप इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखेंगे। Then after the input output request has been granted by the particular, it will again be placed in the ready queue. It will not be sent for execution. That we have already discussed. ठीक है? When the process is actually selected from ready queue for execution, it is not at all allowed to. It is not at all allowed to execute for infinite period of time. Okay. There is always a time slice according to which a process execution should take place inside the operating system. The reason is, if you send a process for infinite duration for execution, all the other process may go to the halting state. बाकी जितने भी प्रोसेस हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो क्या हो सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। That's why
we always specify a time duration or a time slice period according to which the process execution will actually take place inside the operating system. So this is that particular time slice. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एनीवन कैन आंसर? थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, है ना? रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी बताइए, यस सर। है ना? तो ये टाइम स्लाइस कौन सा टाइम स्लाइस है? वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जिसमें प्रोसेस को एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, इफ इन सम केसेस जो प्रोसेस क्या है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाया तो अगेन आप उसको वेटिंग स्टेट पे भेजेंगे। ठीक है, in the execution state a process can create another process also like fork system call, and these all things we have discussed in the lectures also. तो fork क्या कर रहा है, एक प्रोसेस से क्या है दूसरी प्रोसेस भी क्रिएट कर रहा है। तो दूसरी प्रोसेस आपकी क्रिएट हुई, that will not be sent directly for execution, it will be again a queue will be there where all the new process will be stored, and then the child process कौन सी प्रोसेस है? जो आपकी नई प्रोसेस आपकी क्रिएट हुई रन टाइम में। ठीक है, then only the child process will be sent for the execution. If any interrupt is there in the execution phase, it will be again sent into the waiting state, then again the ready it will be sent for the ready queue for execution phase. Clear हो गया? Anyone can answer? Please be fast and all are audible ना? मतलब सबको सुनाई दे रहा है? Anyone can answer? यस सर। Is it clear to everyone? Any doubts? No, sir. Okay. So in the operating system we have three different form of scheduler. ठीक है, long term scheduler and short term scheduler and middle term scheduler. Okay, short term scheduler is also known as CPU scheduler. ठीक है, it is actually working between ready queue and the CPU. It will select a process from this particular ready queue and allocate CPU to that particular process. Okay, this is the work of short term scheduler or the CPU scheduler. CPU scheduler को भी हम short term scheduler बोलते हैं। long term scheduler, ठीक है, long term scheduler जो है इस ready queue से पहले वाला पार्ट कर रहा है, जब प्रोसेस न्यू स्टेट पे है और जब वो रेडी स्टेट पे है। तो that long term scheduler will actually select a process which should be brought into the ready queue. ठीक है, which will be brought inside the memory for execution. ठीक है, this is most important that long term scheduler is basically responsible for degree of multi-programming. The more the number of process the long term scheduler places in the ready queue, the more will be the multi-programming. Degree of multi-programming किसे बोलते हैं हम? Degree, the number of process that will be executed in the unit interval of time. Okay, clear हो गया सबको? Next is the middle term scheduler. Middle term इसमें है, अच्छा, middle term scheduler is basically responsible for swap in and swap out kind of things. Swap in and swap out. When the process is actually in the execution phase, it will be swapped out. Swapped out का means it will be sent in the waiting state. ठीक है, तो जो आपका मिडिल टर्म शेड्यूलर है वो आपका क्या काम कर रहा है? स्वैपिंग का काम कर रहा है। स्वैप आउट से उसमें वेटिंग स्टेट में भेजें, दोबारा स्वैप इन करके उसको दोबारा से रेडी क्यू में हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए। दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ शेड्यूलर दैट इज इन एग्जिस्टेंस। क्लियर टू एवरीवन? एनीवन कैन आंसर? क्लियर हो गया तीनों शेड्यूलर? यस सर। ऑल थ्री शेड्यूलर्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, मोबाइल से कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? When the CPU switches to another process, the system must save the state of old process and load the saved state for the new process via context switching. तो context switching हमने already discuss किया है आपका यहाँ पे। प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही थी, आपने क्या किया? उसको सेव कर दिया स्टेट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, और दोबारा से जो न्यू प्रोसेस थी उसको आप एग्जीक्यूशन के लिए
भेजेंगे, ठीक है। सो दिस इज कंटेक्स्ट स्विचिंग। दिस इज कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। Now, how many operations are possible? Operations are possible on process creation, process termination. ठीक है. So, which process is known as the parent process? Parent process is that process which actually creates another process. The new process which is being created is called the child process. अगर कोई process में क्या क्या है, जैसे init process है, init process आपकी उसमें Unix में, Linux में in, because mouse is not available with me, so it is very difficult to write init process. Init process is actually known in the form of like mother of all the process, father of all the process inside the operating system. Why? Because using this process, all the other processes are created in the Linux system. Okay. Similarly, the parent process will actually create a child. Suppose there is a process P1. P1 ने क्या किया आपके पास? P1 ने fork system call को invoke कर दिया, ठीक है, फॉर्क को। तो फॉर्क सिस्टम कॉल जब इन्वोक हुई आपके पास, तो एक नई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। चाइल्ड प्रोसेस क्यों क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि P1 ने क्या किया, फॉर्क को कॉल कर दिया। तो P2 क्या हो गई? चाइल्ड प्रोसेस। ये P2 प्रोसेस क्या है? चाइल्ड प्रोसेस। P1 प्रोसेस क्या है? पेरेंट प्रोसेस। जो भी प्रोसेस हम क्रिएट करेंगे उसके पास एक प्रोसेस आइडेंटिफायर होना ही चाहिए, PID, ठीक है। In the Linux system, you can just write the command PID. You will get to know all the process which are actually in the execution and their process identification number. Process identifier या process identification number are basically representing the same thing inside the operating system. Okay, like init, it is always has a PID of 1 in the Linux kind of environment. The PID has created several processes inside the OS SSH. We don't want to know what these processes are. Bash we already know, command shell, PS, and because init has created all the process inside the Linux kind of operating system. That's why we always say that init is the parent of all the process inside the operating system, and these three are child process of init. Next, this will be the parent for this particular process, and this will be the child for this particular process, and so on. So it is always a tree kind of structure inside the operating system. Okay, clear ho gaya? Anyone can answer? Okay, so how process has been created? So process create करने के लिए आपके पास दो कमांड है, एक fork exec. Okay, थोड़ा सा डिफरेंस है। whenever a fork system call is actually invoked, जो चाइल्ड प्रोसेस आपकी क्रिएट होगी उसके पास इंडिपेंडेंट मेमोरी स्पेस एटसेट्रा सारी चीजें होगी। जब भी हम फॉर्क का यूज करेंगे तो उसके पास क्या होगा, जो चाइल्ड प्रोसेस आपके क्रिएट हुई उसके क्या है, आपके पास इंडिपेंडेंट मेमोरी स्पेस एटसेट्रा वो सब उसका इंडिविजुअल होगा चाइल्ड प्रोसेस का। लेकिन जब हम EXECV का यूज करेंगे, EXEC और EXECV, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो प्रोसेस मेमोरी स्पेस है जो करंटली है, मतलब जो पेरेंट का है प्रोसेस मेमोरी स्पेस, उसको क्या करेगा, न्यू प्रोसेस से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? एनीवन कैन आंसर? दिस इज अ प्रोग्राम आई हैव आल्सो आस्क्ड many times in the assignments and all the things. ठीक है, most of the persons have done it correctly, so I don't think that. Next we will discuss in the Monday, I think, है ना, because already half an hour is already passed. ठीक है सर, हम मंडे को एक लेक्चर और ले लेते हैं इसी का प्रोसेस का। सारा इजी है, ओके सर, ओके आप सर। बोल दीजिए, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। जी।
क्या खत्म? पता था मुझे, अरे सबसे पहले क्लास यही वो खत्म हो गई? खोलेगा सोमेश। क्लास हो गई कब? नहीं नहीं, अभी शुरू हाँ भाई हुई है खत्म हो भाई। गई। अबे अभी तो शुरू हुई आँख है खुली अभी। थी यार, आँख खुलते ही देखा मैंने क्लास चल रही, बताओ। बताओ, हद हो भाई गया मैंने तो यार। एक नींद ले भी ली था बीच में। हाँ हाँ। बेटे रिकॉर्ड हो रहा है गिरीश ये सब। हाँ तो कौन सा मेरा थोपड़ा दिख रहा है जो रिकॉर्ड हो रहा है अब? नाम तो पता चल जाएगा उससे तेरा। मेरे नाम से पता लग जाए ना मैं सो रहा था। तो फोन करना मेरी फोन नहीं चाहती रहती। ये नाम दे तो कहाँ बैठा हो भाई, क्लब क्लब में? क्या क्या बोल मैं नाम दे तो क्लब में बैठा हो। और नहीं तो क्या वही तो। भाई, दिमाग खराब करते हैं भाई। सुबह सुबह अच्छा मूड रहता है, मैं तो क्लास आ जाओ बस। वही तो। भाई पहले 10:30 फिर 11:30 फिर 10 बजे 11 बजे आ जाओ, उसके बाद हाँ नहीं भाई, आँख खुली वही नहीं भाई, आँख खुलते ही मैं कह रहा क्लास चल रही, बताओ। बेवकूफ। छोटू तो पता नहीं कहाँ फोन रख के भाग गया। भाई मैं भी नहा के आ गया भाई। वही तो, ये सबसे बढ़िया, मैं भी फोन रखो और भाग जाओ। वहाँ पे नहा वालो भाई। हम्म। भाई मैं तो आराम से नींद ली, एक सपना भी देख लिया इतनी देर में। अबे कौन सा वाला था वैसे? उज्जवल माइक तो बोल है ले गिरीश? बे। कौन सा वाला सपना था गिरीश? सपना अबे स्कूल देखा था मैंने अपना अबे सपने में। वाह। अबे स्कूल का सपना है, पता कुछ भी गंदा सपना था बे वो, ऐसे ही। नहीं, वे सही था, अबे बुरा नहीं नहीं, है। स्कूल और कॉलेज देखना तो गंदा ही होता है। हाँ अबे बे। नहीं, स्कूल का सही था। और अब क्या। अबे नहीं बे। अरे तेरे कहने से थोड़ा ही भाई, मैं बोल तो रहा अच्छा था। हाँ भाई, अब तो चल बड़ा आदमी ठीक है हो भाई। भाई। बड़ा आदमी है भाई, ये मत बोलो भाई, मान लो। हाँ हाँ और क्या भाई। भाई हो गई क्या ये क्लास टप्पू ने खत्म? खोला माइक। अबे नहीं, अभी शुरू हाँ हुई है हो अभी गई। जरा। टी ब्रेक चल हाँ रहा है, टी ब्रेक। हाँ, टी मैं ब्रेक तो चल रहा है। चला गया बोलो भाई, मैं दस तो मिनट फोन रख के। 10 मिनट बाद सही, आएगा वो। मैं समझ भी गए अभी थे हम। अबे बाहर में कौन बैठा हुआ? अरे नाम दे भाई, नाम दे। क्लब में बैठा हो। पता नहीं अच्छा। कौन कौन नाच रहा सामने। है? एक तो हुआ है अनंता कोहली, फिर तो गलत एक हुआ गलत है, क्लब क्या में नाम है चला गया उसका, है। ये ले, वो एक और में जगा अबे दिया। अबे अपने क्लब के बात मत बता बे नूब। एक रिया मलिक ओ है। भाई ये किसने चला दिया? क्या क्या बोल अबे रहे भाई। भाई अच्छा चलो फिर टाटा बाय बाय। पबजी खेलने आ रहा है क्या कोई? मैं आऊंगा, हाँ मैं चल खेल रहा वैभव था। भी आएगा, देख अभी उसका मैसेज आने वाला होगा। आ गया वेब का मैसेज आ गया। चलो ठीक है फिर जाओ। आ रहा, चल 5 मिनट में आ रहा अभी। आजा आजा। चल फिर कोहली। गिरीश तू नहीं खेल रहा आज? ना भाई टप्पू खेल रहा ना, इसलिए मैं नहीं खेल रहा। क्यों? तो यार वो बहुत प्रो है यार भाई, फिर सुनाने लगता है मुझे। चल तू और मैं खेलेंगे। अबे मैं भी आ क्या? रहा कोहली। अबे मैं भी तो नूब हूँ तुम्हारे जैसा। अबे नहीं, मैं तो भूल भी गया। अबे तो मैं भी तो भूल गया। हाँ बे, और नहीं तो क्या। रहने दे यार। भाई मुझे तो खेलना ही नहीं आता, गिरीश से पूछ ले भाई, नहीं क्यों तो। बिल्कुल ना नहीं भाई आता ना, भाई, कतई मैं तो खत्म है, सही है। मैं तो खेलूंगा ही नहीं अब, मैं नहीं खेल रहा बस। हाँ भाई, ठीक है कैसे फिर। बेवकूफ है भाई तू। कोहली भाई कैसा आदमी है तू यार। जी भाई। नाम शक्ल तो दिखा दे अपनी यार, यार सुंदर देख वाली। कैसा करता। ना भाई ना, कल देख तो ली थी। अब क्या अबे दिखाऊं? दिखाना। स्मार्ट लगा। पहले तू दिखा फिर दिखाऊंगा। दिखा। दिखा गिरीश, खोल। तेरे को बोल रहे हैं सुअर। चलो घर जाओ, काम करो। चलो सुबह हो रही है, दिमाग खराब ना करो। जहाँ पे कोहली भाई तेरे कंसाइनमेंट वगैरह आने वाले होंगे जा। अबे आज छुट्टी है भाई, सैटरडे संडे बंद। हाँ भाई, अबे तुम्हारी
होती है भाई, 2 नंबर के काम तो हर बार चलते हैं। थर्ड ना टाइम भाई ना बंद रहता है आजकल सब बंद रहता है यार। लो, यार भाई। अबे क्या बजा था। चलो भाई जाते हैं, ठीक है भाई। चलो जाओ भाई, तुम जाओ, मैं तो इसी में चलो बैठूंगा ठीक थोड़ी है देर, यही खोल के बैठूंगा। सच में क्या? हाँ हाँ, क्या है लगा हुआ है बस एक एक जगह पे, एक टैब में, क्या जा रहा अच्छा है, खुला चलो रहने ठीक दे। है। चल भाई। बाय।